वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। 53 प्रैक्टिस सेट है हमारा और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस भी, TCT PGT, UP EMRS और BPSC जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो बिल्कुल आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को देख सकते हो, बेनिफिट ही रहेगा आपको, दिक्कत कुछ नहीं है देखने में। ठीक है भाई, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट 53 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। और पहले भी मैंने बहुत सारा मटेरियल अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन लेवल अच्छा करे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। A poem of 6 line stanzas in which the end words in the lines of the first stanza are repeated। क्या कहा जा रहा है कि 6 लाइन स्टेंजा की पोयम है, यानी कि किसमें है, सेस्टा रिमा कह सकते हो आप। और इसमें एक जो लास्ट वाली एंड वर्ड्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं इन अ सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएशन एज द एंड वर्ड्स ऑफ स्टेंजा दैट फॉलो। ठीक है, लास्ट में जो बार बार जो है वो लाइन रिपीट होती है और 6 लाइन स्टेंजा की ये पोयम होती है। तो इसको आप क्या कहते हैं, सेस्टिना, हैकू, आइडल या फिर वेस्टिना। तो यहाँ जो बात करेंगे हम लोग तो ये सेस्टिना की करेंगे। ठीक है, इसी से आप इसको सेस्टेट से ही आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है भाई, सेस्टेट से ही आप इसको याद रख सकते हो और सेस्टिना हो जाएगा। ठीक, और जो हैकू होता है वो आपका 17 लाइन का होता है। हैकू आपका 17 लाइन का होता है। 5 और इसका जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो 5 7 5 ये इसका रहता है। पहला स्टेंजा 5 का, दूसरा 7 का, तीसरा फिर से 5 का, तो ये रहता है इसका। अच्छा, आइडल जो होता है वो आपका पास्टोरल पोएम्स टाइप रहती हैं ये, तो इन्हीं को हम लोग आइडल कहते हैं, जहाँ पे रस्टिक लाइफ से रिलेटेड सीनरीज वगैरह दिखाई जाती हैं। Who wrote the following works? What happens in Hamlet? कुछ वर्क्स दिए हैं दो इसमें मैंने, तो ये बताने हैं आपको कि किसके द्वारा इनको लिखा गया है। What happens in Hamlet 1959 में आया है। शेक्सपियर्स इंग्लैंड अ बुक ऑफ एलिजाबेथन, ये आपका 1911 में आया है। तो ये किसके द्वारा इनको लिखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है गाइस, यानी कि जे डॉवर विल्सन के द्वारा ये बुक्स लिखी गई हैं। ठीक है भाई, हाँ, नेक्स्ट है Who wrote The Essential Shakespeare, a biographical adventure। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, द इसेंशियल शेक्सपियर अ बायोग्राफिकल एडवेंचर, जो कि 1932 में आया था। द फॉर्चून्स ऑफ फालिस्टाफ 1943 में। शेक्सपियर सोनेट्स नाम से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है 1963 में। और शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज, याद रखिएगा इन दोनों को भी, तो ये आपका 1962 में आया था। ये भी आपका जो है जे डॉवर विल्सन के द्वारा ही लिखे गए हैं। What is the style of epic Paradise Lost? जो एपिक है पैराडाइज लोस्ट, इसका क्या स्टाइल है गाइस, तो होमरिक स्टाइल पर बेस्ड है। होमरिक स्टाइल जो होमर के द्वारा ओडिसे टाइप जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको फॉलो करके जो राइटर्स ने उस तरीके को अपनाया है, तो उसी को होमर क्या करते थे, काफ़ी इसमें जो एपिक लिखते थे, ये है ना, जो एपिक लिखते थे, तो ड्रामेटिक एपिक, तो इसमें क्या रहता था कि काफ़ी जो हीरो रहते थे उसके अंदर काफ़ी, और उनको जो ग्रीक लैटिन वगैरह से है ना, और इस टाइप के एस्किलस वगैरह, ओडिसस वगैरह, इस टाइप के जो काफ़ी हीरो थे, और वॉर जो होते हैं, जो युद्ध होते हैं, उन चीज़ों को लेकर के वो अपने वर्क्स में, एपिक में लिखा करते थे। तो उसी को फॉलो करके जो है पैराडाइज लॉस्ट को भी माना जाता है कि ये उसी का फॉलोवर। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश आप जानते हो कि पहली सबसे जो फर्स्ट स्पेसिमेन जो पाया गया है, स्पेसिमेन नमूना होता है किसी चीज़ का, जो रिटन जो फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन है ओल्ड इंग्लिश का, वो कौन सा है, तो अ कोड ऑफ लॉज प्रोम्यूलगेटेड बाय किंग एथलबर्ट। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अ कोड ऑफ लॉज प्रोम्यूलगेटिंग बाय किंग एथलबर्ट, याद रखिएगा इसको। हु सक्सीडेड was in 1603 establishing the स्टार्ट डायनेस्टी। स्टुअर्ट होना चाहिए, ये स्टुअर्ट होना चाहिए। एक सेकेंड, ये स्टुअर्ट, एक सेकेंड गाइस, हाँ, स्टुअर्ट डायनेस्टी है गाइस, स्टार्ट नहीं है ना, स्टुअर्ट डायनेस्टी। तो जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड, जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, या फिर एन बॉलिन, क्या होगा इसका। तो देखिए इसको आप अच्छे से जानते हैं सभी, जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड आ जाएगा, जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड आ जाएगा। उस एलिजाबेथ के बाद इन्हीं को जो है राजगद्दी पर ये बैठे थे, और 1603 से लेकर के 1625 तक जो है ये रहे।
इसके बाद चार्ल्स फर्स्ट आ गए थे, कैरोलाइन एज। विच राइटर वॉज नॉट एक्टिव अंडर बोथ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। इसमें बताना है कि कौन सा जो राइटर है यहाँ पर वो दोनों ही एज में नहीं था। देखिए अगर एलिजाबेथन की बात करेंगे हम लोग तो देखिए शेक्सपियर और बेन जॉनसन तो बिल्कुल एलिजाबेथन एज से हैं, कंटेम्पररी रहे हैं। वैसे भी जॉन डन भी रिलेट करते हैं, बट ये जॉन डन कैसे होगा दोनों ऑप्शन में? जॉन मिल्टन होना चाहिए एक, ये जॉन मिल्टन होना चाहिए एक। जो जॉन मिल्टन है वो नहीं थे गाइस, ठीक है। क्यों नहीं थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। आप जानते हो कि जो एलिजाबेथन एज है वो 1603 से लेकर के आपकी 1603 नहीं, ये मिल्टन है गाइस, ठीक है, मिल्टन, इसको देख लें आप। हाँ अच्छा, मैं बता रही थी कि एलिजाबेथन जो एज थी वो आपकी 1558 से लेकर के 1603 तक रही। तो इस टाइम पीरियड में तो 1608 में तो पैदा ही हुए थे ये जो जॉन मिल्टन थे, है ना। जो जॉन मिल्टन थे इनका लाइफ स्पैन था 1608 से लेकर 1674, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ये बिल्कुल भी नहीं थे। 1603 में तो जेम्स जो एलिजाबेथ एथन एज ख़त्म ही हो गई थी। उसके बाद आपकी जैकोबियन एज आ गई थी, जेम्स फर्स्ट का सेशन आ गया था। और जेम्स फर्स्ट जो रहे वो रहे हमारे पास में 1603 से लेकर के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1603 से लेकर के कहाँ लिखूँ, 1603 से लेकर के ये 1625 तक रहे, ठीक है। तो देखिए 1625 में भी कोई खास इन्होंने वर्क्स वगैरह मिल्टन के नहीं आए थे। इनका कैरियर इतने अच्छे से स्टैंडर्ड से जो है नहीं स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल ये जॉन मिल्टन थे जो दोनों ही एज से बिलोंग नहीं करते हैं, बाकी तीनों थे हमें। What was the intended target of the gunpowder plot in 1605? 1605 में कौन सा जो प्ले है शेक्सपियर का वो रिलेट करता है? ट्रेजरी, तो मैकबेथ है, ये भी आप जानते हो। तो ये आंसर पहले बता दूं, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट को टारगेट किया था गन पाउडर प्लॉट के थ्रू। तो ये जो है आपके मैकबेथ, हुकम, मेजर ट्रेजेडी में से एक है मैकबेथ, तो यही रिलेट करती है गन पाउडर प्लॉट से। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द 4 बॉडीली ह्यूमर्स? बेन जॉनसन ने जो है 4 बॉडीली ह्यूमर्स दिए थे, है ना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो के लिए जाना जाता है बेन जॉनसन को। तो इन्होंने 4 दिए थे गाइस, कौन कौन से? कोलर, एक से ये कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, हाँ देखिए ये कोलर भी था, ब्लड भी था, ब्लैक बाइल भी था। ये मेलंकली नहीं था, है ना, ये आपका रॉन्ग है। ये सी ऑप्शन जो है ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कॉलर ब्लड ये आपको पता है, इसकी जगह ब्लैक बाइल की जगह येलो बाइल था, फ्लेम, इसको आप फ्लेम भी कहते हो, PHLEGM, फ्लेम भी कहते हो। और जो ब्लैक बाइल है ना इसको आप मेलंकली भी कहते हो, मेलंकली, है ना, याद रख लीजिएगा, ये कभी दोनों नामों से आ जाते हैं। और कोलर और ब्लड आपका सेम रहता है, ये बदल जाते हैं कई बार। ब्लैक बाइल की जगह मेलंकली लिखा जाता है और येलो बाइल की जगह फ्लेम लिखा हुआ आ जाता है, तो याद रखिएगा इन दोनों को। वाई डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस? ओथेलो को साइप्रस क्यों जाना था? टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द तुर्क्स, यही है, तुर्क्स को के खिलाफ डिफेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए। What do the descriptions of Othello as an animal reveal? बताइए, तो जो डिस्क्रिप्शन थी ओथेलो की वो क्यों एनिमल रिवील थी? तो द रेसिज्म ऑफ द टाइम, उस टाइम का जो रेसिज्म था, आपने देखा है कि ब्लैक मूअर ओथेलो को कहा गया है, और ब्लैक मूअर की वजह से काफ़ी जो उसको परेशानी आई है वो डिस्डेमोना थी जो जिसने उसको लाइक किया था। बाकी सभी लोग जो है थोड़ा सा उससे जो है ब्लैक मूअर उसको मानते थे, ब्लैकिश मानते थे। थोड़ा सा इसमें ये चीज़ देखी जा सकती है। हाउ इज़ ह्यूमन इविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले? क्वेश्चन लेवल आपको बेहतरीन लग रहा होगा गाइस, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, अगर लग रहा है बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिए, और प्यारी सी कमेंट भी दे देना एक अगर आपको सही लगती हैं चीज़ें तो, ठीक है। चलिए देख लेंगे, मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप अच्छे से इंगेज रहते हो क्लास के अंदर, है ना। चलिए, एज अ सोशल बाई प्रोडक्ट हाउ इज़ ह्यूमन इविल को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है प्ले के अंदर, ओथेलो के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ ओथेलो नहीं लिखा प्ले का नाम, तो सॉरी इसके लिए, ये रहा ओथेलो में ये क्वेश्चन है। तो एज अ सोशल बाई प्रोडक्ट, एज अ पर्सनल फीलिंग, एज अ फोर्स ऑफ नेचर, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एज अ फोर्स ऑफ नेचर। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है बाई नेचर चीज़ें अंदर से फोर्स करती हैं कुछ गलत या सही करने के लिए, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी चाहिए, है ना। चलिए, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयड ऑन द हैंडकरचीफ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओथेलो में हैंडकरचीफ के पे जो है कौन सा ये था, है ना, क्या पैटर्न था? स्ट्रॉबेरीज, डॉट्स, लीव्स या फिर डैगर्स? तो सबको पता है स्ट्रॉबेरीज थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेट्स इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले?
प्ले के दौरान ओथेलो में ओथेलो के लिए कौन सा एनिमल एपिडेट्स उपाधि कहते हैं? एपिडेट्स क्या होती हैं? उपाधि होती हैं। तो जैसे कालिदास को जो है शेक्सपियर कहा जाता है भारत का, तो ये उपाधियाँ रहती हैं। अच्छा, इसमें कौन सा इसको नहीं दिया गया है? रैम है, हॉर्स है, सरपेंट है, एस है। सरपेंट नहीं दिया गया, बाकी रैम, हॉर्स, एस दिए गए हैं। हाउ ओल्ड इज इयागो? इयागो की एज कितनी थी? तो 28 थी, सी ऑप्शन, सीधा सा क्वेश्चन है ये तो। व्हाट इज द बीस्ट विद टू बैक? एक फ्रेज आती है ओथेलो के अंदर, व्हाट इज बीस्ट विद टू बैक? तो ये क्या है? एक म्यूटेंट हॉर्स है, ओथेलो के लिए है। टू पीपल हैविंग सेक्स, तो यही है सी ऑप्शन, टू पीपल हैविंग सेक्स के लिए जो है ये फ्रेज यूज की गई है। व्हाट इज ब्राबेंजियोज पोजीशन इन वेनिस? वेनिस के अंदर ब्राबेंजियो की पोजीशन क्या थी ओथेलो प्ले के अंदर? ठीक है, तो ये सीनेटर था, ड्यूक था, कॉनरेड था, या फिर स्टेबल हैंड था? क्या था ये? बिल्कुल, तो आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना गाइस? ये कॉन्स्टेबल था, है ना? जो ब्राबेंजियो था ये क्या था? कॉन्स्टेबल था। Who made the handkerchief that Othello inherited from his mother? आप जानते हो कि ओथेलो की मदर ने उसको वो जो दिया था, जो हैंडकरचीफ था जो उसने डिस्डेमोना को दिया, तो उसकी मदर से उसको मिला था। लेकिन वो बनाया किसने था? क्या बारबरी नाम की किसी व्यक्ति ने, लेडी ने, ओथेलोज मदर ने, ओथेलोज फॉर्मर लवर, या फिर सिबिल और फीमेल प्रॉफिट? तो यही है डी ऑप्शन इसमें, सिबिल और फीमेल प्रॉफिट। व्हाट रैंक डज इयागो बैकग्राउंडिंगली होल्ड? कौन मिल रही थी? क्या वो कॉलोनल था, सर्जेंट था, इंसाइन था, कैप्टन था? तो इंसाइन पे जाइए आप लोग, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। अब क्वेश्चन कुछ वैसे हैं कमेंट वाले। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर? देयर इज नो प्लेजर ग्रेटर एंड प्योरर देन, विद आइज क्लोज्ड accompany Shakespeare's play, not declaimed but recited by a safe and natural। तो देख लीजिए कि कोई भी प्लेजर इससे बड़ा नहीं है, प्योर नहीं है शेक्सपियर्स की जो वर्क है उनसे ज़्यादा। विद आइज क्लोज, आंखें बंद करके हम उसका आनंद ले सकते हैं। accompany Shakespeare's play, जो शेक्सपियर की जो प्ले है उसकी जो एकम्पनी लेते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्लेजर को गेन कर सकते हैं। नॉट डिक्लेम्ड बट रिसाइटेड बाय अ सेफ एंड नेचुरल तरीके से उसको बिल्कुल चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेफ लगती हैं, कोई बनावट हमें यहाँ पे नहीं नज़र आती है। तो ये किसका है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा, जॉन ब्राइडन ने कहा, अलेक्जेंडर पोप, या फिर जोहन वुल्फगैंग गेटे? ये किसकी स्टेटमेंट है? हाँ, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी जोहन वुल्फगैंग गेटे है ना, गेटे की है। ये पूरा नाम है, देख लीजिएगा एक बार। द पोम माइकल सेट इन, वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है। माइकल आप जानते हो 1800 में आई थी ये, ठीक है। कब आई थी? 1800 में आई थी। तो कब की, मतलब कहाँ पे इसकी सेटिंग है? तो ग्रीन हेड गिल इन ग्रिसमेयर वैली, तो यही है ये ऑप्शन। ल्यूक नाम का इसमें रहता है ना, ल्यूक। विच पोएम इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स? माइकल रहता है, उसका बेटा ल्यूक रहता है ना, ये स्टोरी है इसकी। अच्छा, विच पोएम इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स? लूसी पोएम्स का एक 5 पोएम्स का एक ग्रुप रहता है, आपको पता है। तो कौन सी इनमें से कौन सी पोएम जो है उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है? तो लंदन 1802 ये तो बिल्कुल है, और लूसी ग्रे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो गाइस बी नहीं है। देखिए लूसी नाम से ही पोएम है और ये ही लूसी पोएम्स के ग्रुप में नहीं है। बाकी आपकी लंदन 1802, फ्रेंच रेवोल्यूशन और गाइड टू द लेक्स बिल्कुल आपको इसमें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। जो प्रीफेस है, कब आया था प्रीफेस? देखिए सेकंड एडिशन में आया था। आपको पता है कि 1798 में तो ये पब्लिश हुआ है। सेकंड वर्जन आया है 1800 में, ठीक है, सेकंड वर्जन में। तो इसमें बताना है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस में कौन सी लाइन यहाँ पर बिलोंग नहीं करती है। तो ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री, बिल्कुल ये तो इंक्लूड है इसमें। एवरी डे लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोएट्री, ये भी है। एक्सेशन ऑफ फीलिंग, जो फीलिंग का जो एक्सेशन होता है वो ही है प्लॉट या एक्शन से, ये भी सही है, क्योंकि फीलिंग या फिर नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा ये जो है रखते थे। इन्होंने खुद ही कहा है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, है ना। तो ये स्टेटमेंट, ये जो डेफिनेशन है पोएट्री की वर्ड्सवर्थ की खुद ही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये नहीं है। तो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंडिज्म एंड ये इंक्लूड नहीं है इसमें।
विच फ्रेंच ऑथर लेविसली प्रेज्ड पैराडाइज लॉस्ट, कौन से ऑथर ने पैराडाइज लॉस्ट को की जो है प्रशंसा की है 1727 में अपनी एक एपिक लिखते समय? तो वोल्टेयर हैं, एमिली जोला, एल्बर्ट कैमस, ब्लेजिक। तो ये आपका वोल्टेयर है, ठीक है, वोल्टेयर। सेलीज प्रोमेथियस, सेली में जो एक की प्रोमेथियस अनबाउंड जो एक लिरिकल ड्रामा है, इसमें एक आपको मिलता है प्रोमेथियस नाम का कैरेक्टर, ठीक है, 1820 में ये आया था शैली का। तो इसमें ये एकमात्र इनका ड्रामा है, वर्स प्ले है। तो इज मॉडल्ड आफ्टर, किस पर मॉडल है ये? मॉडल्ड है मिल्टन सेटन, होमर्स ओडिसेस, शेक्सपियर्स हैमलेट, मार्लोज टेम्बोलेन। तो ये आपका मिल्टन सेटन पे जो है रहता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हु कंप्लेन्ड दैट मिल्टन्स एपिक वर्स लेक्ड अर्नेस्ट फीलिंग, जो मिल्टन की एपिक वर्स है उसमें अर्नेस्ट फीलिंग की जो है वो कमी है। वुज स्टिफ एंड टर्चुस एंड वाज सो इनफ्लेक्सिबल दैट डिस्करेज्ड इमिटेशन, है ना, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि करती है, हतोत्साहित करती है, मतलब इमिटेट नहीं कर सकते हम उसको, तो इतनी ज़्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है। तो देखिए एलन टेट ने कहा है, टीएस इलियट ने, एफ आर लेविस ने, या फिर आई.ए. रिचर्ड्स ने। तो ये बढ़िया सी स्टेटमेंट जो है ये आपके टीएस इलियट की मुझे लग रही है, मुझे ये टीएस इलियट की लग रही है गाइस, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन है आपका। ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, इररिकवरेबली डार्क, टोटल एक्लिप्स विदाउट ऑल होप ऑफ डे। तो ये जो आपकी लाइन है ये कहाँ से है गाइस? तो देखिए कॉमस तो एक मास्क है, कब आया था? 1634 में आया था शायद। सैमसन एगनिस्ट ये इसका आंसर है, और ये आपका 1674 में आया था, लिरिकल ड्रामा है, वर्स ट्रेजेडी है। पैराडाइज लॉस्ट आप जानते हो कि 1667 में, और दोबारा जो दूसरा वर्जन आया था 1671 में, और लिसिडस आपका 1637 में आया था। ये एक एलिजी है जो इन्होंने लिखी है किसके लिए? जो मिल्टन थे इन्होंने किसके लिए लिखी है ये एलिजी गाइस? एडवर्ड किंग के लिए, है ना, लिसिडस। थिंग्स कैन बी सीन एंड टच्ड, जो चीज़ें देखी भी जा सकती हैं भी कर जा सकती हैं, उनको क्या कहते हैं? ओपिक, इंडिस्पेंसेबल, रिसीव। हाँ, एक ही जो वर्ड है वो इससे बिलोंग कर रहा है, वो है हमारा डी, यानी कि ऑब्जेक्ट। जो ओपिक होता है वो थोड़ा वेग होते हैं, अब ऑब्सक्योर चीज़ें होती हैं ना, एम्बिगस चीज़ें होती हैं, जो समझ में ना आ रहा हो, जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो, ओपिक ऐसे भी चीज़ों को कहते हैं। इंडिस्पेंसेबल और रिसीव ये आप जानते हो। थिंग्स कैन नॉट बी टच्ड और फल्ट, वो चीज़ें जो ना तो टच करी जा सकती हैं और ना ही उनको फील किया जा सकता है। तो इनकम्बस्टिबल, इंटेंजिबल, यूथनेसिया, पल्प बोला। तो ये आपका इंटेंजिबल है गाइज, ठीक है, इंटेंजिबल होगा यहाँ पे। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो भी आप देख के जाइएगा, उसकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। अ मेथड ऑफ प्रूविंग द फाल्सिटी ऑफ अ प्रीमाइज बाय शोविंग दैट इट्स लॉजिकल consequences is absurd और contradictory। तो उसको रिडक्शियो एंड एब्सर्डम कहेंगे, सोबरिटी कहते हैं, अब इनिशियो कहते हैं, या फिर डिनोमा। देखिए डिनोमा तो आपका कॉमेडी से बिलोंग करता है ना, कैटास्ट्रोफी ट्रेजेडी से, जो हमें बारग्राफ मिलता है शेक्सपियर का, है ना, तो उसमें लास्ट वाला जो रहता है पार्ट उसको कहा जाता है। और अब इनिशियो का मतलब एट द बिगिनिंग से होता है, सोबरिटी ये कुछ और है, और इसका जो हो जाएगा रिडक्शियो एड एब्सर्डम होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है, रिडक्शियो एड एब्सर्डम, ठीक है। चलिए भाई, आ नेम गिवन टू, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आ नेम गिवन टू समवन और समथिंग दैट इज नॉट देयर इट्स ऑफिशियल नेम, किसी का ऐसा नाम जो उसका ऑफिशियल नेम नहीं है, उसको दिया गया है केवल, तो उसको क्या कहते हैं? सोबरक्विट, सोबरिटी, मोटियर नेम, या फिर फादर नेम। चलिए इसका आंसर मुझे आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।